तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 19 फरवरी को, जी हाँ बच्चों, 19 फरवरी 2024 को जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, इस बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर ये जो सैम्पल पेपर है हिंदी का, ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। और ये हमारा हिंदी का 7वां सैम्पल पेपर है। जी हाँ बच्चों, इससे पहले 6 सैम्पल पेपर की वीडियोस हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन 6 सैम्पल पेपर का वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका प्लेलिस्ट जो है देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा कर के एक साथ सारे वीडियोस को देख सकते हैं लाइन से, और चैनल पे वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। जो अभी आपका पेपर होने वाला है 19 फरवरी 2024 को, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को भी पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं इन सैम्पल पेपर्स के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आपकी परीक्षाओं के लिए यानी आपके पेपर्स के लिए। तो पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा, खुद भी कह सकते हैं, वो देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो क्लास 12th है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सब्जेक्ट है हिंदी ऐच्छिक, इंग्लिश में जिसको आप हिंदी इलेक्टिव भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 002 करके, ठीक है। हिंदी का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। बात करें अगर आपसे आपके बोर्ड के पेपर की, तो जो आपका बोर्ड का पेपर आता है वो कुछ इस तरह का आता है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, केवल उदाहरण के लिए दिखाया गया है। एक सीरीज नंबर आपको देखने को मिलेगा, एक सेट नंबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एक कोड नंबर रहता है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और टोटल जो सेट आता है क्वेश्चन पेपर्स का, वो 4 सेट आता है, सेट 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो मैं आपको सैम्पल पेपर करवा रहा हूँ, हमारे द्वारा डिज़ाइन किया गया है, सीबीएसई की लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है ये 2024 के बोर्ड एग्जाम के अनुसार। तो ये सेट नंबर 1 है, ठीक है। और आगे चले तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं पेपर आता है आपका। सिर्फ फॉर्मेट दिखाया जा रहा है आपको। जो आपका पेपर आएगा ना, कुछ इस तरह का आता है, जो हर साल आया है। और हम इस बात की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करते हैं कि जो हम क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर दे रहे हैं वही पेपर में आएगा। ये हमारा अनुभव है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है वो हम आपको बताते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको सामान्य निर्देश यानी जनरल इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेगा, जिसके अंदर बेसिकली यही बताया गया है कि हिंदी का जो आपका पेपर है ये 2 खंडों के अंदर यानी 2 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ रहेगा, खंड अ और खंड ब करके। जो आपका खंड अ रहेगा उसके अंदर एमसीक्यू टाइप के मेनली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और जो खंड ब रहेगा उसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। वर्णनात्मक मतलब कि इस तरह के क्वेश्चंस आप कह लीजिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा और उसका आंसर आपको लिखना है, वहाँ पर एमसीक्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और इस तरह से कुछ और बेसिक बातें यहाँ पर बताई गई है। ये सामान्य निर्देश मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन कर रखा है, तो ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो 19 फरवरी 2024 को आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है हिंदी सब्जेक्ट का, उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सभी ने आपके लिए तैयार किया है भैया 20 सैंपल पेपर। अब आप बोलेंगे सर जी 20 सैंपल पेपर, जी हाँ, 20 सैंपल पेपर्स हमने आपके लिए रेडी किया है हिंदी सब्जेक्ट के। अभी लेटेस्ट जो आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला है उससे संबंधित है ये। अगर इन 20 सैंपल पेपर्स की आप तैयारी करते हैं तो आप अपनी परीक्षाओं की जो तैयारी है, एग्जाम्स की जो तैयारी है, उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, ठीक है। इस 20 सैंपल पेपर का जो प्राइस है वैसे तो 199 रुपीज़ है, लेकिन अगर अभी आप इसे लेते हैं तो 50% की भारी छूट पर ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लिप अभी आप देखेंगे वो इसी से संबंधित होने वाला है। वहाँ पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर देखने को मिलेगा। अगर आपको इन सैंपल पेपर्स को लेना है तो उस पर आप कॉन्टैक्ट
कर सकते हैं। तो अगला क्लिप देखिए बच्चों। आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी के 20 सैम्पल पेपर्स। जी हाँ बच्चों, अगर आप इन 20 सैम्पल पेपर्स की तैयारी करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आज ही इन सैम्पल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए। इन सैम्पल पेपर्स के अंदर हमारा आज तक का सारा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो सैम्पल पेपर लेने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और 50% की भारी छूट का लाभ उठाइए। तो हम लोग आ गए हैं खंड अ के अंदर, जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन ए भी बोलते हैं। इसके अंदर वस्तुपरक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं हमसे पूछे जाएंगे, जिसका आंसर हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं एक करके क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुन करके लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक गद्यांश दे दिया है बच्चों, जो कि आपका लक्ष्य को लेकर के दिया गया है। इसको पढ़ना है और इसके आधार पर आपसे MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके लिखना है, ठीक है। तो गद्यांश की कुछ लाइनें जो है, स्टार्टिंग की कुछ लाइनें वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पूरा गद्यांश नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और समय हमारे पास कम है, ठीक है। तो इस तरह से आपका दिया हुआ है कि मनुष्य के जीवन में लक्ष्य का होना बहुत आवश्यक है। लक्ष्य के बिना जीवन दिशाहीन तथा व्यर्थ ही है। एक बार एक दिशाहीन युवा आगे बढ़े जा रहा था। राह में महात्मा जी की कुटिया देख रुककर महात्मा जी से पूछने लगा कि यह रास्ता कहाँ जाता है। महात्मा जी ने पूछा, तुम्हें कहाँ जाना चाहते हो या तुम कहाँ जा रहे हो। इस तरह से महात्मा जी ने पूछा कि भैया तुम कहाँ जाना चाहते हो, ठीक है। जिसको आप कह सकते हो कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, ऐसे भी कहा जा सकता है इसको, कि युवक ने कहा मैं नहीं जानता कि मुझे कहाँ जाना है। तो इस तरह से आपका ये गद्यांश दिया गया है कि जो मनुष्य होता है, ह्यूमंस होते हैं, उनके जीवन में एक लक्ष्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी आप 12वीं क्लास में हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर जी हम आपकी वीडियो देख रहे हैं तो 12वीं में ही होंगे ना, कॉलेज में थोड़ी ना होंगे। तो वो बात है, रुको ज़रा सब्र करो। मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको समझो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप 12वीं में हैं और आपका 19 फरवरी को हिंदी का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो अभी के लिए आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? अभी के लिए आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हिंदी की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उस परीक्षाओं के अंदर आप अच्छे अंक प्राप्त करें। यही आपका लक्ष्य होना चाहिए ना। जैसे 80 नंबर का आपका पेपर है हिंदी का, तो 80 में से 80 आप लेकर के आए, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। उसी प्रकार से जीवन में भी हर व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। अगर मैं अपने लक्ष्य की बात करूं तो मेरा एक सबसे पहला लक्ष्य ये था कि मुझे पढ़ाना है, ठीक है। 12वीं 11वीं 12वीं होते होते मेरे मन में ये आ चुका था कि मुझे टीचर बनना है भाई, ठीक है। एकदम मेरे मन में एकदम क्लियर कट था। और कई लोगों के मन में होता है कि मुझे सरकारी नौकरी करना है, सरकारी टीचर बनना है। मेरे मन में बस इतना था कि मुझे पढ़ाना है, ठीक है। मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर मैं पढ़ा सकूँ और यूट्यूब बाबा ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आज के संदर्भ में मैं आपको बोलूँ तो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ मैं, पहली से 8वीं तक के। तो उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पूछा था एक बारी नहीं, कई बारी पूछता ही रहता हूँ। तो उनसे पूछा मैंने कि बताओ तुम्हें क्या क्या बनना है, बताओ मतलब बड़े होकर के। तो वो बोले कि भैया मुझे आगे चल के ना इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। कोई बोला मुझे पुलिस बनना है। किसी ने बोला ही नहीं कि मुझे टीचर बनना है। तो मैं बोला भाई टीचर क्यों नहीं बनना चाहते हो? तो बोले भैया इतना समझाएगा कौन, मतलब इतना बच्चों को शांत कौन कराएगा, ये वो इस तरह से। तो मैं चाहूँगा कि आप में से जितने भी बच्चे हैं उसमें से कुछ ऐसे परसेंटेज हो आप में से बच्चों का जो टीचर बनने की ओर अग्रसर हो, क्योंकि ये भी एक अच्छा फील्ड है कि नहीं। तो जीवन में कोई ना कोई आपका लक्ष्य जरूर होना चाहिए। भगवान ने अगर आपको इस धरती पर भेजा है तो ज़रूर किसी ना किसी मकसद से ही भेजा होगा, ठीक है। तो आपको अपना एक ना एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि भविष्य में मुझे ये करना है और उसके लिए अग्रसर रहना चाहिए। तो उसी को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए ये आपका गद्यांश दिया गया है। वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हल करने का हम लोग यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे कि युवक कहाँ जा रहा था। तो जो बच्चों युवक है वो कहाँ जा रहा था? वो जा रहा था आपका दिशाहीन लक्ष्य की ओर। ऐसे लक्ष्य की ओर जा रहा था जिसकी कोई दिशा ही नहीं है बच्चों, ठीक है। तो जो ग वाला विकल्प है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका जो लक्ष्य होना चाहिए वो यही होना चाहिए, सबसे अधिक अंक पाना। यही उसका लक्ष्य होना चाहिए। जब आप स्टूडेंट लाइफ से बाहर चले जाओ तब आपका लक्ष्य कुछ और हो सकता है, लेकिन जब आप एक विद्यार्थी हैं तो आपका लक्ष्य होना चाहिए सबसे अधिक अंक पाना। इस गद्यांश के आधार पर यह आंसर होगा। एक चीज मैं और जोड़ रहा हूं, यहाँ पर अंक पाने के साथ साथ आपके पास स्किल भी होना चाहिए। स्किल भी साथ साथ सीखिए और साथ ही साथ
आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। ये नहीं कि रट्टाफिकेशन करके और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आ जाओ। वो रैंचो नहीं होता है, रैंचो होता है आई थिंक साइलेंसर होता है, जो 3 इडियट मूवी अगर आपने देखी होगी, उसमें क्या करता है वो रट्टा मार मार के अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आता है, टॉपर बन जाता है। लेकिन ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कौन सी पढ़ाई का फ़ायदा है? जिसके अंदर आपको नॉलेज मिल रही हो। ठीक है, अंक तो आपको लाना ही है, लेकिन नॉलेज को पहले प्रायोरिटी आपको देना चाहिए, क्योंकि मार्क्स एक टाइम के लिए काम में आएगा, उसके बाद आपका जो काम में आएगा वो नॉलेज ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी बात पे ठोको लाइक। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम आपके लिए ये वीडियोस बनाने में, और एक एक सैम्पल पेपर को बनाने में बच्चों 7 से 8 घंटे का भी समय लग जाता है डिज़ाइन करने में पूरा। ठीक है, इतना ज़्यादा जो हम मेहनत करते हैं आप सभी बच्चों के लिए, उसका एक मेन मोटिव होता है कि बच्चों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो सके एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ रखा होता है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा होता है। ठीक है, तो उन्हीं के लिए हम ये सैम्पल पेपर्स डिज़ाइन करते हैं। लेटेस्ट बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित है ये। ठीक है, 2024 का। तो इतना हम जो मेहनत करते हैं उसके लिए आप लाइक कर सकते हैं, इससे हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लाइक करना आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा, आप यूँ कह सकते हैं हज़ारों करोड़ों गुना बढ़ जाता है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको आपको प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, तो आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, किसी महिला का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो अगर कोई महिला है तो उसका लक्ष्य होना चाहिए आत्मनिर्भर बनना। ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना, आत्मनिर्भर बनना। ओके, चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, व्यक्ति अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करता है? तो जो व्यक्ति होता है अपना लक्ष्य अपनी क्षमता के अनुसार निर्धारित करता है। ठीक है, कि उसकी जो क्षमता है, उसकी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। इस गद्यांश के आधार पर यह आपका उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटे लक्ष्य प्राप्त करने पर क्या होता है? अगर आप छोटे लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो मनुष्य में आत्मविश्वास आ जाता है। मान लीजिए कि आपने एक छोटा सा लक्ष्य बनाया कि भैया बोर्ड एग्जाम में मेरे को अच्छे नंबर लाने हैं, इसलिए अब मैं क्या करूँगा, डेली सुबह 6 से 7 बजे उठा करूँगा, और डेली जो है कम से कम 2 से 3 घंटा रीडिंग किया करूँगा। तो ये छोटा सा आपने लक्ष्य बनाया, और अगर आपने इसको प्राप्त कर लिया, 1 महीने तक फॉलो किया, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है, या 2 महीने तक, जितने टाइम भी चल रहा है आपका, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आपके अंदर आत्मविश्वास जो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मनुष्य को छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए, और उनको जो है अचीव भी करना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे, कि किसका जीवन सार्थक है? किसका जीवन सार्थक है? तो उसी का जीवन सार्थक है, यानी सफल है, जो परिस्थितियों को बदलने का साहस रखता हो। जो व्यक्ति परिस्थितियों में ढल जाता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग रह जाता है, वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इस दुनिया में वही व्यक्ति आगे बढ़ पाए हैं जो परिस्थितियों को बदले हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका घ वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए। अगर आप सोचेंगे एकदम से मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊं, तो ऐसा भी संभव नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि छोटा छोटा लक्ष्य बना करके अमीर बनने की राह पकड़नी चाहिए। अगर आपको अमीर बनना है तो किसी को अमीर बनना होता है, किसी को अलग चीज़ चाहिए होता है, मान लीजिए कोई कुछ बनना चाहता है, वो चीज़ चाहिए होता है। हर एक का अपना अपना लक्ष्य होता है। तो बड़े अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो छोटे छोटे लक्ष्य आपको बनाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्ष्य के बिना जीवन कैसा हो जाता है? तो लक्ष्य के बिना जीवन जो है दिशाहीन हो जाता है और व्यर्थ हो जाता है, किसी काम का नहीं है जीवन। अगर आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है तो दिशाहीन है, व्यर्थ है आपका जीवन। ठीक है, क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें कब तक स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए? तो हमें भैया तब तक स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए जब तक लक्ष्य आप जो है यहाँ पर प्राप्त नहीं कर लेते। ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति तक खुद पर भरोसा रखना चाहिए। जैसे बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, इसके लिए आपको खुद पर विश्वास रखना होगा कि अरे मैं ला लूँगा यार, ले आऊँगा, हम भी कर लेंगे, हम भी बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। जब आप अपने पे ही भरोसा नहीं रखेंगे तो पूरी दुनिया भी अगर मिल जाए ना, तो भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकती और आप लक्ष्य को प्राप्त
नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, असफल शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है आपको। तो असफल जो शब्द है इसके अंदर उपसर्ग है वो है अ। देखिए उपसर्ग क्या होता है, ऐसा आप कह लीजिए वर्ड जो किसी शब्द के आगे लग के उस शब्द का मतलब बदल दे, वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। जैसे सफल, सफल के आगे अ लग गया तो असफल, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो यहाँ पर क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन काव्यांश वाला है। काव्यांश को पढ़ना है आपको और इसके आधार पर जो क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं उसका आंसर देना है। तो आप वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा काव्यांश ये पढ़ सकते हैं। मैं इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका आंसर आपको बता देता हूँ क्या लिखना होगा आपको। तो यहाँ पर देखिए इसी काव्यांश के आधार पर पहला क्वेश्चन बन गया है कि रव शेष शब्द से क्या तात्पर्य है। तो इससे तात्पर्य है निस्तंभ वातावरण, ठीक है। ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि ने मोतियों से किसकी तुलना की है। तो कवि ने मोतियों से पानी के झाग जो है उससे तुलना की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूधर शब्द का क्या अर्थ है। तो भूधर शब्द का अर्थ होता है पहाड़। क्या अर्थ होता है बच्चों, पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय इलाकों में किस ऋतु में हमेशा वातावरण परिवर्तित होता है। पर्वतीय जो इलाके होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा वो होते हैं पहाड़, माउंटेन्स होते हैं, उसमें किस ऋतु में यानी कौन सा ऐसा मौसम होता है जिसमें हमेशा वातावरण जो है वो चेंज होता रहता है। तो वहाँ पर जो आपका वर्षा ऋतु होता है ना, वो ऐसा मौसम होता है जहाँ पर हमेशा वातावरण जो है बदलता रहता है। कभी तेज़ हवाएं चलने लग जाएंगी, कभी तेज़ बारिश होगा, कभी धीरे बारिश होगा, कभी धूप निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये मेरी आंखों देखी है। आप जीवन में जब भी आपको कभी मौका मिले तो आप हरिद्वार, ऋषिकेश, ठीक है, या फिर माता वैष्णो देवी, यहाँ कभी जाइएगा। जो माता वैष्णो देवी है आपका कश्मीर में पड़ जाता है, हरिद्वार ऋषिकेश उत्तराखंड में पड़ जाता है। तो यहाँ कभी जाइएगा क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों पर है। तो यहाँ पर मौसम का पता ही नहीं चलता। खासकर मैं ऋषिकेश जो है उसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पर अंकित बेनपुरिया जी जो है वही 75 हार्ड वाले राम राम भाइया ने, इस तरह से जो बोलते हैं, ठीक है, वो ऐसे बोलते हैं कुछ कि राम राम सारे भाइया ने, आज है मेरा 75 हार्ड का 75वां दिन, पानी पी के ड्राई फ्रूट खा के मैं निकल गया अपने वर्कआउट करने के लिए। तो वो जो अंकित भैया जी है वो भी ऋषिकेश जाते रहते हैं और मुझे भी जब भी छुट्टी मिलती है तो मैं भी वहाँ पर एक चक्कर लगा ही लेता हूँ। काफ़ी पीस भरा आपको माहौल देखने को मिलेगा। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो ऋषिकेश जो है पहाड़ी इलाके में आ जाता है, हरिद्वार थोड़ा सा निचले में आ जाता है, लेकिन ऋषिकेश एकदम टॉप पे आ जाएगा आपका। पहाड़ी इलाके की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होता है ना, मौसम बिल्कुल रैपिडली चेंज होता है। कभी बारिश हो रहा है तो कभी धूप निकल जाएगा, कभी धूप निकल गया फिर अचानक से बारिश शुरू हो जाएगा, तेज हवाएं चलने लग जाएगी। वो बिल्कुल एकदम तेजी से मौसम चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वर्षा ऋतु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखिए कि गिरिवर के उर से उठ उठ कर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें बच्चों आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घ वाला जो विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त पद्यांश में किस देव का उल्लेख हुआ है। तो इस पद्यांश के अंदर बच्चों इंद्र देव का उल्लेख हुआ है, क्योंकि वर्षा किस देव से संबंधित है, तो इंद्र देव से संबंधित है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इंद्र भगवान जी जो है ना, जिनको हाथ जोड़ करके नमन है, उनसे बारिश संबंधित है यानी वर्षा। अगला क्वेश्चन, मोती की लड़ियों सी सुंदर में कौन सा अलंकार है। तो मोती की लड़ियों सुंदर सी में यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों, उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताल को किसके समान बताया गया है। तो जो बच्चों ताल है आपका उसको दर्पण के समान बताया गया है। किसके समान बताया गया है बच्चों, दर्पण के समान, ओके। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो आपकी पुस्तक है, इस पर आधारित प्रश्नों के अंदर, इस पर आधारित यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको लिखना है। और इससे मुझे याद आया, आपका जो अभिव्यक्ति और माध्यम वाली ये जो बुक है, इसका वन शॉट का वीडियो आ चुका है। अगर आपने इसका वन शॉट का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जा करके देख लीजिएगा। 2024 का जो अभी आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड वन शॉट का वीडियो मैंने बना दिया है, जिसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो पेपर में हर बारी रिपीट होते हुए आए हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने वहां पर आपसे डिस्कस किए हैं। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो बना दिया है। साथ ही साथ जो MCQ का वीडियो है अभिव्यक्ति और माध्यम वाली बुक का, इसका भी पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो बनाया जा चुका है। तो इन वीडियोस को जरूर जा करके देखिएगा। ये वीडियोस आपको चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में और जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है वहां पर भी देखने को मिल जाएगा। सबके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सैंपल पेपर के लिए अलग से प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
खैर, तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम लोग आ गए तीसरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर तीसरे के पहले क्वेश्चन में क्या है हमारा कि एंकर पैकेज क्या है। तो एंकर पैकेज होता है बच्चों खबरों को जैसे कि एंकर द्वारा संपूर्णता से प्रस्तुत करना, एंकर पैकेज कहलाता है। जो खबरें होती है, न्यूज़ होती है, उसको एंकर जो होता है ना, इसके द्वारा संपूर्णता से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जो और यहाँ पर एंकर कौन होता है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा। तो एंकर वो होता है, जब आप टीवी देखते होंगे तो टीवी के ऊपर एक व्यक्ति होता होगा जो कभी कभार बैठा रहता होगा, कभी कभी खड़ा होता रहेगा। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो न्यूज़ वगैरह सुना रहा होता है वो एंकर होता है आपका। ठीक है, जो टीवी पे हमारा न्यूज़ चैनल पे होते हैं यहाँ पे, तो वही अब जो एंकर होगा वो क्या करेगा, खबरों को यहाँ पर संपूर्णता से, पूरी तरह से प्रस्तुत करेगा। यही आपका एंकर पैकेज कहलाता है। ओके बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है। तो रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है बच्चों। श्रव्य माध्यम का मतलब होता है जिससे आप चीज़ों को सुन सकते हैं। दृश्य माध्यम जिसके अंदर चीज़ों को आप देख सकते हैं। प्रिंट माध्यम जिसके अंदर चीज़ें क्या होती है, चीज़ें उसके अंदर छपी हुई होती है, वो आपका दृश्य माध्यम होता है। तो रेडियो कौन सा माध्यम है, श्रव्य माध्यम है। एक वीडियो में मैंने बोल दिया था कि आप में से कई सारे बच्चों ने तो रेडियो देखा नहीं होगा, तो एक बच्चा वहाँ कमेंट करके बता रहा है, अरे सर क्या बात कर रहे हो, रेडियो हमने देखा है सर। इतना भी नए जनरेशन का बच्चा मत समझिए, 12वीं क्लास में है, हमने भी कई सारी चीज़ें देखी है। तो मेरा तात्पर्य ये रहता है कि ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कुछ कुछ चीज़ें नहीं देखे हुए रहते हैं, उनको बताना पड़ता है। तो मैंने वहाँ पर ना ड्राइंग बना करके दिखाया था रेडियो का, कुछ इस तरह का ड्राइंग था। तो बच्चे बोल रहे थे, अरे सर आप तो पेंटर बन सकते हो। खैर, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, लेकिन मैं बना देता हूँ ड्राइंग कभी कभी, क्योंकि बच्चों को उससे अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है हमारा कि समाचार पत्र की आवाज़ है। समाचार पत्र की जो आवाज़ होती है बच्चों वो संपादकीय होती है। क्या होती है बच्चों, संपादकीय। क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विशेष लेखन के लिए सबसे जरूरी बात क्या है। तो विशेष लेखन के लिए सबसे जरूरी बात है आपका गिद्ध दृष्टि और पक्का इरादा। अगर आप विशेष लेखन लिख रहे हैं किसी भी क्षेत्र पर, चाहे वो खेल हो, अर्थव्यवस्था हो, ठीक है, राजनीति हो, किसी भी क्षेत्र पर अगर आप विशेष लेखन लिख रहे हैं तो गिद्ध जैसी दृष्टि होनी चाहिए और पक्का इरादा होना चाहिए कि भैया लिख के रहूंगा, कुछ भी हो जाए एकदम तगड़ा लिख के रहूंगा इधर। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी बात होती है विशेष लेखन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए किसकी व्यवस्था होती है। तो समाचार लेखन में जो विशेष लेखन होता है बच्चों, उसके लिए अलग डेस्क की व्यवस्था होती है। किसकी व्यवस्था होती है बच्चों, डेस्क की। ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2, इस पर आधारित प्रश्नों के अंदर। तो ये जो आपकी पाठ्य पुस्तक है अंतराल भाग 2, इससे आधारित यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आपको देना है सही विकल्प चुन करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह काव्यांश दिया गया है, हिमालय को लेकर के है। वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हल करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन है कि बच्चों का स्कूल के बाहर पतंग उड़ाने का सांकेतिक अर्थ है। तो इसका क्या सांकेतिक अर्थ है कि वह बंधन मुक्त अवस्था में आनंदित है। तो ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कविता में बालकों की किस विशेषता का वर्णन है। तो कविता के अंदर बच्चों बालकों की अपनी रुचि के प्रति केंद्रित होते हैं, इसके लेकर के वर्णन है। ठीक है, इस विशेषता को लेकर के। नेक्स्ट, उधर उधर में कौन सा अलंकार है। तो उधर उधर में बच्चों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, पतंग उड़ाना किस प्रकार की क्रिया के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो पतंग उड़ाना यहाँ पर बालक की रुचि का जो कार्य है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि बालक का इंटरेस्ट किसके अंदर है, पतंग उड़ाने के अंदर। तो इसलिए ग वाले विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कवि ने पहली बार क्या जाना। तो कवि ने पहली बार ये जाना कि हिमालय की दिशा, ठीक है, ये कैसी है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग आ गए हैं पांचवें क्वेश्चन के अंदर। पांचवा जो आपका क्वेश्चन है ये गद्यांश के ऊपर रहने वाला है। बेसिकली आपको ये गद्यांश दे दिया गया है, इस पर आधारित आपसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आपको देना है करेक्ट ऑप्शन चूज करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो गद्यांश है अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये गद्यांश आपका दूसरा देवदास पाठ से लिया गया है। ठीक है, ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे, नोटिस करेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो गद्यांश होता है, काव्यांश होता है, उसको ध्यान से पढ़ा कीजिए। जिस बच्चे ने पूरा साल भर बुक पढ़ रखा है, एनसीईआरटी बुक पढ़ रखा है, उसको तो दिक्कत आएगा ही नहीं। काव्यांश, गद्यांश, सप्रसंग, व्याख्या, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाला है। जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा
है, उसके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि भैया जो भी गद्यांश आता है, काव्यांश आता है, उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ा कीजिएगा, एक एक कड़ी को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और इसके लिए ये नहीं कि 1-1.5 घंटा लगाना है, नहीं, बहुत कम समय में ये चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि आपको भी पता है 3 घंटे का तो पेपर ही है हमारा, ठीक है। अब मैं ये कैसे बोल रहा हूँ कि ये वाला जो गद्यांश है आपका, ये दूसरा देवदास पाठ से लिया गया है। कुछ यहाँ पर मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जय गंगे माता, ठीक है, जय गंगे माता यानी गंगा मैया, गंगा नदी की बात हो रही है। ये कहाँ पर है? हरिद्वार में है, और वहाँ पर हर की पौड़ी की अब बात होगी। जैसे कि मनोतियों के लिए, जो भी मनोकामनाएं होती हैं लोगों की, उसके लिए फूल के छोटे छोटे किश्तियाँ, जब मैं भी हरिद्वार गया था तो इस तरह से देखा मैंने कि इस तरह से छोटी छोटी किश्तियाँ होती है। डोंगा आता है ना, डोंगा उस तरह का होता है, लेकिन वो आपका प्लास्टिक या कागज़ का नहीं होता है, वो पत्ते का होता है। उसके अंदर फूल, दीपक, ठीक है, और अगरबत्ती ये सब रख के लोग बहाते हैं गंगा मैया के अंदर। क्यों? क्योंकि उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। मैंने भी खुद ऐसा किया है और लोग ऐसा करते हैं वहाँ पर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो गद्यांश है आपका दूसरा देवदास पाठ से लिया गया है। बाकी वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। इसके आधार पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से अवतरित है, यानी किस पाठ से लिया गया है? तो वो है भैया दूसरा देवदास। अगला क्वेश्चन देखिए, यकायक सहर्ष दीप जल उठे कहाँ है? तो ये है भैया आपका हर की पौड़ी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर की पौड़ी एक जगह है जो कि हरिद्वार के अंदर है, जो कि काफ़ी फेमस है, ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस है बच्चों। पंडित ने यहाँ तीसरा क्वेश्चन है, पंडित ने अपने हाथ में क्या पकड़ा? तो पंडित ने अपने हाथ में पंच मिली आरती जो होती है वो पकड़ा, ठीक है, पंचम मिली आरती जो होती है वो पकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भराए गले से समवेत स्वर कितना उठता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पुजारियों का, ठीक है, ख वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, गोताखोर क्या करते हैं? तो जो गोताखोर होते हैं बच्चों, वो आपका दोना जो होते हैं, ठीक है, या दोने कह लीजिए या दोना कह लीजिए, उसको पकड़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर पैसा वैसा होता है तो उनका काम हो जाता है, और पैसा मुंह में दबाते हैं। तो ये गोताखोर करते हैं हर की पौड़ी पर, ठीक है। तो अब हम लोग आ गए हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक है अंतराल भाग 2, इस पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों को एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, जो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि चलो बता ही देते हैं। मतलब असमंजस में था कि बताऊं या ना बताऊं, लेकिन फाइनल डिसीजन यही बना है कि चलिए एक बार ही आपको बता देते हैं, ताकि आपको ही पता चल जाए कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें क्लियर रहें। आपको तो पता ही होगा कि हम लोग 99 रुपीज़ में 20 सैम्पल पेपर्स आपको दे रहे हैं। एक बच्चे का हमारे पास मैसेज आता है, उसने बोला कि सर आपने जो एक क्वेश्चन दिया है, सूरदास वाला जो चैप्टर है हमारा, उससे उसी चैप्टर के अंदर से था वो क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन था ठाकुर दीन से रिलेटेड, ठीक है। तो उसने बोला सर ये तो कैरेक्टर ही नहीं है इस चैप्टर के अंदर, जो आपका सूरदास वाला जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के अंदर ये कैरेक्टर ही नहीं है, ये पात्र ही नहीं है। अब मैं और कृष्णा सर हमारी टीम एकदम सोच में पड़ गए, खासकर मैं, क्योंकि मैं ही पढ़ाता हूँ 12th को। तो मैं सोचा ये कैरेक्टर इस चैप्टर में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है यार? आज तक तो हम पढ़ाते आए हैं, ये कैरेक्टर है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस चैप्टर के अंदर ये कैरेक्टर नहीं है? तो हमने क्या किया कि 2023-24 का जो अभी लेटेस्ट वाला आपका एनसीईआरटी बुक है उसको डाउनलोड किया, और उसके बाद हमें क्या देखने को मिला वो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्टली उसने ये फ़ोटो भेजा था बच्चे ने, और ये वाला क्वेश्चन है कि चोरी किसके घर में हुई थी जब सब कुछ स्वाहा हो गया था? तो ये किससे संबंधित है? ठाकुर दीन से संबंधित है। अब बच्चे ने बोला कि सर ठाकुर दीन जो आप ये कह रहे हैं ये तो यहाँ पर है, ये नहीं है, ये गलत है आपका, और इस हिसाब से तो ये क्वेश्चन भी गलत हो जाता है फिर। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया एनसीईआरटी बुक, और ये एनसीईआरटी बुक प्रॉपर 2023-24 के यानी इस साल यानी आप सभी बच्चों का है, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे इसके अंदर कई सारे कैरेक्टर्स के ऊपर बात हो रखी है। इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक कैरेक्टर मिलेगा ठाकुर दीन वाला। तो सबसे पहली नंबर बात, उस बच्चे ने जो बोला था ठाकुर दीन ये कैरेक्टर नहीं है इस चैप्टर के अंदर, वो चीज़ क्लियर हो गया कि ये चैप्टर के अंदर ये वाला जो कैरेक्टर है वो है। अच्छा आगे चलते हैं। अब इसने क्या बोला इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, बताया गया है ठाकुर दीन के द्वारा कि तुम क्या बिगाड़ोगे भगवान आप ही बिगाड़ देंगे, इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब स्वाहा हो गया। तो ये आपका पूरा पूरा लाइन मिल गया हमें।
तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, बन सकता है कि नहीं बन सकता है, और ठाकुर दीन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, बच्चा गलत था, जो कि हो भी सकता है यार। देखो आप में से बहुत सारे बच्चों को कई चीज़ें नहीं पता है, उसके लिए ही हम यहाँ पर बैठे हैं, तो उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, आपका 1-2 मिनट वेस्ट क्यों किया? तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम जो आपसे ये 99 रुपए ले रहे हैं 20 सैंपल पेपर्स के, ऐसा नहीं है कि कुछ भी इधर-उधर से ले करके आपको बना के दे दिया और लो भैया पैसा कमाए जा रहे हैं, अरबों-खरबों रुपया हो गया है और लंदन भाग जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। अगर हमें पैसा ही कमाना होता पहली नंबर बात, तो हम इसको 200 या 250 रुपये में बेचते, क्योंकि 10 सैंपल पेपर का या 10 क्वेश्चन पेपर कह लीजिए, उसका टेनियर आप खरीदने जाते हैं तो वही आपको मिनिमम 200 रुपये का तो मिलता ही है, जिसके अंदर पिछले 10 साल के पेपर आपको देखने को मिलते हैं, और उसके आंसर्स इतने टफ भाषा शैली में होता है ना, एक नॉर्मल बच्चा 12वीं का बच्चा उसको याद ही नहीं कर सकता भाई, कहीं से भी उसको अच्छे से याद नहीं कर सकता, जब जिसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रखी है। ठीक है, मतलब जिसने पढ़ाई कर भी रखा है और नहीं भी कर रखा है, किसी तरह का बच्चा भी उस आंसर को याद नहीं कर सकता, ऐसा मैं कहता हूँ अपने अनुभव के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये बात तो क्लियर है कि ये हम सैंपल पेपर आपको केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं दे रहे हैं। दूसरी नंबर बात, ये जो हम आपको 20 सैंपल पेपर दे रहे हैं बच्चों, तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई भी गलती नहीं निकलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100% आपको सब कुछ सही ही मिल जाएगा, कुछ गलतियाँ कुछ त्रुटियाँ हो सकती है। तो जब भी आप सैंपल पेपर ले करके अपनी तैयारी करें तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं, जिनके पास बहुत बड़ी-बड़ी टीम होती है, वो जब सैंपल पेपर बनाते हैं, तो उसमें भी बहुत गलतियाँ मिल जाती हैं। ठीक है? मैं किसी भी सैंपल पेपर की कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप उठा करके देख लीजिए मार्केट में जो भी आपको सैंपल पेपर मिल रहा है, क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, गलतियाँ मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है? यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से जो सैंपल पेपर जारी किए जाते हैं, कई बारी उसमें भी गलतियाँ हो जाती है, फिर सीबीएसई उसको चीज़ को अपडेट करता है, तो अपडेटेड सैंपल पेपर आपको देखने को मिलता है। तो हमने भी ये पहली बार कुछ प्रयास किया है आपके लिए, और आज तक के इतिहास में पहली बार 20 सैंपल पेपर विथ आंसर, और आंसर भी इतनी आसान भाषा शैली में जिसको बच्चे आसानी से याद कर सके, ऐसा करने वाले हम हैं। ठीक है, तो कुछ गलतियां हो सकती है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम आपको बस इतना ही सजेस्ट करेंगे कि जो भी आप सैंपल पेपर से तैयारी कर रहे हैं, उसमें अपना दिमाग थोड़ा सा और एक्टिव रखिएगा, और इस चीज़ को लेकर के भी आप एकदम सिक्योर रह सकते हैं कि जो हमने सैंपल पेपर दिया है उसके अंदर हमने ये प्रयास किया है कि 99% या यूँ कह लीजिए 100% ही गलती ना हो, लेकिन 99% आपका यहाँ पर कोई गलती नहीं होगा, 1% गलती हो सकता है। ठीक है, ये हम भी आपको कह रहे हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जब भी आप सैंपल पेपर की तैयारी करें तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा करके आपको तैयारी करना है। पूरी तरह से आपको किसी के भी भरोसे नहीं बैठना, ना हमारे भरोसे ना किसी और के भरोसे मत बैठिएगा। 1% अपना दिमाग भी लगाइए भैया, और बाकी हमने जो पेपर दिया उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप 20 सैंपल पेपर की तैयारी करते हैं, तो अगर आपको लेना है 20 सैंपल पेपर, तो स्टार्टिंग में और एंडिंग में आपको नंबर दिख जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि मिठुआ और सूरदास के बीच कौन सा रिश्ता था। तो यहाँ पर आपको मुझे इसका करेक्ट आंसर कमेंट करके बताना है। जिस भी बच्चे का सबसे पहले आंसर आएगा और सबसे करेक्ट आंसर होगा, उसके कमेंट को मैं यहाँ पर हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि तुम खेल खेल में रोते हो, यह बात किसने किससे कही। तो यह बात जो है बच्चों, ये धीसू ने मिठुआ से कही। ठीक है, अगला प्रश्न, विजय गर्व की तरंग से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो विजय गर्व की तरंग से लेखक का तात्पर्य है विजय की खुशी और खुशी की उमंग में। तो क व ख दोनों सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्वनाथ को किसने पाला। तो विश्वनाथ को जो कि कसेरिन दाई जो थी उन्होंने पाला, क्योंकि 2 साल का जैसे ही वो हुआ उसका छोटा भाई आ गया। अब जो छोटा भाई आ गया तो उसको भैया एक दाई ने पाला, और दूध भी छूट गया था, इसीलिए कहा जाता है कि भैया विश्वनाथ पर अत्याचार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भसीन से क्या तात्पर्य है। तो भसीन से तात्पर्य है बच्चों यहाँ पर कमल नाल, कमल का तना। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ में खाऊ उजाड़ू से लेखक के क्या तात्पर्य है। तो इससे तात्पर्य है भैया कि आज की जो सभ्यता है वो सभ्यता उजाड़ की ओर ले जा रही है, ऐसी सभ्यता जो है वो उजाड़ की ओर हमें ले जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने विशाल राक्षसी बांध किस नदी पर देखा। तो जो लेखक थे उन्होंने विशाल राक्षसी बांध जो था वो आपका यहाँ पर
जो नर्मदा नदी था उसके ऊपर देखा। तो यहाँ पर हमारा इस सैम्पल पेपर का जो पार्ट 1 वाला वीडियो था वो खत्म होता है। इसी सैम्पल पेपर का जो पार्ट 2 वाला वीडियो आएगा इसके अंदर हम लोग वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। और अगर आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आप हिंदी के 20 सैम्पल पेपर्स की PDF बाय कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इन सैम्पल पेपर्स का जो प्राइस है वो 199 रुपीज़ है, लेकिन अगर अभी आप लेते हैं तो आपको 50% की भारी छूट यानी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। केवल और केवल 99 रुपीज़ में आपको 20 सैम्पल पेपर देखने को मिल जाएगा। इस हिसाब से एक सैम्पल पेपर आपका केवल 5 रुपये का पड़ा। ठीक है, तो आज ही इन सैम्पल पेपर्स को लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, और अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर बनाइए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।